शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाले हैं। पिछली वीडियो की ज़बरदस्त नाकामी के बाद आज मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में हमने ये जो एमसीक्यू सॉल्व करने का सिलसिला है उसमें हमने आदमजी कॉलेज और टीजे कॉलेज के जो प्रीलिम्स के पेपर हैं वो हमने उसके एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज हम दिल्ली कॉलेज के एमसीक्यूज को सॉल्व करके टाइम ज़ाया करने की कोशिश करेंगे। तो चूंकि हमें बहुत टाइम ज़ाया करना है इसलिए मज़ीद कोई टाइम ज़ाया किए बगैर डायरेक्ट आते हैं बेटा इसके एमसीक्यूज के ऊपर। पहला सवाल सुनिए भाई, चैप्टर नंबर 8 सिन बोर्ड की जो बुक है उसमें डॉपलर्स इफेक्ट का ये टॉपिक है। डॉपलर्स इफेक्ट के तीन केसेस आप शॉर्टली जानते हैं। पहला केस जिसमें लिसनर मूव करे सोर्स रेस्ट में हो, दूसरा केस जिसमें सोर्स मूव करे लिसनर रेस्ट में हो, तीसरा केस जिसमें सोर्स और लिसनर दोनों मूव करें। जो इन केसेस के फिर फर्दर दो सब पार्ट्स हैं। ए पार्ट जो है वो वर्ड्स वाले हैं और बी पार्ट जो है वो अवे वाले हैं। सवाल सुनिए भाई, सवाल में कह रहा है कि इफ एन ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, जो ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है स्टेशनरी सोर्स की तरफ, यानी लिसनर मूव कर रहा है कहाँ, टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, स्टेशनरी सोर्स की तरफ। जब लिसनर मूव करे और सोर्स रेस्ट में हो, लिसनर मूव करे और सोर्स रेस्ट में हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये केस नंबर 1 की बात हो रही है। और क्योंकि टुवर्ड्स लिखा हुआ है, सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब ये 1 का ए पार्ट हो गया। अच्छा जी, वो जो लिसनर या ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सोर्स की तरफ, वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लिखा हुआ है कि उस लिसनर की वेलोसिटी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी खुद क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड के बराबर है। जो वेलोसिटी ऑफ साउंड की वैल्यू उसकी वैल्यू भी वही है। कह रहे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, साउंड की अपेरेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये ऑप्शन हमें गिवन है। अच्छा भाई, डॉपलर इफेक्ट का केस नंबर 1 का ए पार्ट जिसमें लिसनर मूव करे सोर्स की तरफ टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, सोर्स स्टेशनरी हो, उसमें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मालूम करने का ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि न्यू बार यानी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बराबर है 1 + VL यानी वेलोसिटी ऑफ लिसनर डिवाइडेड बाय V यानी वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड, और ये मल्टीप्लाई होगा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। अब सवाल में कह रहे हैं कि जो लिसनर मूव कर रहा है जिस स्पीड से, लिसनर जिस स्पीड से मूव कर रहा है वो खुद बराबर है वेलोसिटी ऑफ साउंड के, यानी VL बराबर है खुद किसके, V के। तो जनाब पूरा फॉर्मूला ऐसे ही लिखिए, 1 ऐसे ही रहा, जहां VL लिखा था उसकी जगह भी V लिख दिया क्योंकि ये कह रहा है कि लिसनर की वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ साउंड के बराबर है। अपॉन में V ऐसे ही लिखा हुआ है, ये न्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। कैंसिलेशन करा दीजिए, इस वेलोसिटी V से वेलोसिटी V कैंसिल हो गया। कैंसिल करने के बाद क्या रह गया हमारे पास, ये 1 तो लिखा हुआ था फॉर्मूले में ऐसा ही रहा, यहाँ भी 1 आ गया न्यू। सॉल्व कर लीजिए, यानी जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का ट्वाइस हो जाएगी, डबल द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। यही हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डबल द। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 2 में व्हेन अ मूवेबल मिरर इन द माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज मूव्ड बाय लैम्डा बाय 4 द पार्ट डिफरेंस। इसके लिए हमारी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 302 पे एक डायग्राम गिवन है, उसको आप एक नज़र फॉलो कर लें। आप उस डायग्राम से पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि मूवेबल मिरर को हम कितना मूव करवाने से कितना पार्ट डिफरेंस जनरेट करते हैं। अभी आपसे कह रहे हैं कि मूवेबल मिरर को मूव करवाया जा रहा है लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस पे, तो उससे जो पाथ डिफरेंस जनरेट होगा वो पार्ट डिफरेंस कितना जनरेट होगा। व्हेन अ मूवेबल मिरर इन द माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज मूव्ड बाय, मूवेबल मिरर को मूव करवाया जा रहा है कितने डिस्टेंस पे, लैम्डा बाय 4 पे। द पार्ट डिफरेंस, जो पार्ट डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू मालूम करनी है। तो जरा वो डायग्राम देख लें जो बुक में है पेज नंबर 302 पे। अच्छा जी, अब इस डायग्राम में देखिए मूवेबल मिरर को उसने नाम दिया हुआ है M2 का। फर्ज कर लें हम इस M2 को मूव करवा के इधर लेकर आ गए, ऊपर ले आए, कितना डिस्टेंस ऊपर लेकर आए, ये आपको उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आपने ये जो मूवेबल मिरर को डिस्टेंस मूव करवा के ले गए हैं इसकी वैल्यू उसने बताई हुई है कि लैम्डा बाय 4।
अब यहाँ देखें क्या होगा, जो बीम ऑफ लाइट M2 की तरफ जा रही थी उसने यहाँ से यहाँ तक जाते हुए डिस्टेंस कवर किया कितना, λ/4। जब ये इससे रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी तो भी इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, λ/4। यानी दो दफा इसने λ/4 का डिस्टेंस कवर किया। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, λ/2 आंसर आ जाएगा। ये रहा भाई फर्स्ट ऑप्शन हमारा, λ/2। अच्छा जी, थर्ड MCQ में कह रहा है कि व्हेन मॉड ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ a माइनस बी, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a एंड b। ठीक है जी, दोनों वेक्टर्स का सम उसका मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस उसका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हैं। ऐसी कंडीशन में जो दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उनके दरमियान कितना एंगल थीटा बनेगा, उस एंगल थीटा की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। चूंकि हमें यहाँ पे ए और बी के मैग्नीट्यूड्स या ए और वेक्टर बी गिवन नहीं है, तो इसलिए हम इसको जिस तरीके से सॉल्व करेंगे वो तरीका जरा देख लीजिएगा। क्या कह रहा है कि मॉड ऑफ a प्लस बी बराबर है मॉड ऑफ a माइनस बी। चले भाई जरा यहाँ सोल्यूशन देखिएगा इसका। सबसे पहले हमने लिखा मॉड ऑफ a प्लस बी बराबर है किसके, मॉड ऑफ a माइनस बी के। अच्छा जी, अब हम ये तरीका पढ़ चुके हैं कि किसी भी वैल्यू का आप स्क्वायर करें और स्क्वायर रूट लें तो उससे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये करने जा रहा हूँ कि इस मॉड ऑफ a प्लस बी का इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर रूट ले लिया। यही काम यहाँ भी किया, इस मॉड ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर भी किया और इसका रूट भी ले लिया। इससे वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इससे एक फायदा ये हो गया कि अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे a प्लस बी का होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और राइट हैंड साइड पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। चलिए जरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर बराबर होगा किस चीज के, मॉड a स्क्वायर प्लस 2a.b प्लस b का स्क्वायर। इस पर रूट चल रहा था, ये रूट ऐसे ही रहने इज इक्वल्स टू के बाद बेटा यही फॉर्मूला दोबारा अप्लाई हुआ, बट अब प्लस की जगह माइनस के लिए फॉर्मूला है, तो माइनस के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस 2a.b की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2a.b, और इसी तरह से मॉड बी का स्क्वायर। अब मुझे एंगल मालूम करना है, तो मुझे किसी तरह से a.b तक पहुंचना है। उसके लिए मैं क्या काम करूंगा कि दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर लूंगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से ये स्क्वायर रूट्स तो कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास वैल्यू ये बचेगी, मॉड ए स्क्वायर प्लस 2a.b प्लस मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग की है भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, मॉड ए स्क्वायर माइनस 2a.b प्लस मॉड बी स्क्वायर। कैंसिलेशन करवा लें बेटा, जो यहाँ पे वैल्यू कैंसिल हो रही है देखिए, इस मॉड ए स्क्वायर से ये मॉड ए स्क्वायर कैंसिल, इस मॉड बी स्क्वायर से ये मॉड बी स्क्वायर कैंसिल। अच्छा जी, अब फॉर्मूला अरेंज कर लेते हैं। 2a.b ऐसे ही रहा, ठीक है, इज इक्वल्स टू के बाद क्या लिखा हुआ है, माइनस 2a.b। ठीक है जी, ये माइनस का 2a.b दूसरी तरफ लेके चले जाइए तो क्या बना, 2a.b प्लस 2a.b इज इक्वल्स टू 0। चले भाई इनको सॉल्व कर लें, सॉल्व करके इनकी वैल्यू देखिएगा क्या आ जाएगी, 4a.b इज इक्वल्स टू 0। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 0 से डिवाइड होगा, 0 से डिवाइड होने के बाद क्या बचेगा, a.b खुद बराबर हो जाएगा 0 के। इस a.b 0 का मतलब क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट में a.b उस वक्त 0 होता है जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर, उसी वक्त होगा जब वेक्टर a परपेंडिकुलर हो किसके, वेक्टर b के।
वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर होने का मतलब ये हुआ कि दोनों के दरमियान एंगल थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। देख लीजिए भाई हमारा आंसर हो गया। अच्छा आप इसको ना इस तरह से भी कर सकते हैं, जब आप यहाँ तक पहुंच जाएं, जब आप यहाँ तक पहुंच जाएं कि ए डॉट बी बराबर है जीरो के। देखिए यहाँ से देखिए, जब आप यहाँ तक पहुंच जाएं कि ए डॉट बी जीरो के बराबर है, उसको आप चाहें तो पूरा कैलकुलेट करके निकाल लें, थीटा से वैल्यू निकाल लें, देखिए तब भी यही आएगा। देखिए ए डॉट बी का फॉर्मूला जब आप ओपन करेंगे तो ये बात आप जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर होगा किस चीज के, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा के। ए डॉट बी ऐसे ही रहने दीजिए, मॉड ए मॉड बी दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर दें इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आई आपके पास, जीरो। मॉड ए मॉड बी नहीं पता, लेकिन ये पता है कि जीरो से डिवाइड करके आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब कॉस थीटा बराबर हुआ जीरो के, थीटा बराबर होगा कॉस इनवर्स ऑफ जीरो के, और कॉस इनवर्स ऑफ जीरो बराबर होगा किस चीज के, 90 डिग्री के। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 0 टू 720। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 से बढ़ के 720 जूल सेकंड हो गई 4 सेकंड्स के अंदर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग विल बी, कितना टॉर्क लगेगा उसकी वैल्यू आपने मालूम करनी है। चैप्टर नंबर 5 में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि टॉर्क बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। अच्छा जी, एंगुलर मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, 0 से बढ़ के 720 हो गया, यानी 720 का एंगुलर मोमेंटम में चेंज आया। कितने टाइम में, 4 सेकंड्स में, सेकंड में हो गया। सिंपली 720 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 720 को 4 से डिवाइड कर देंगे, सर आ जाएगा 180 न्यूटन। ये रखिए मेरे पास इसका आंसर, 180 न्यूटन। MCQ number 5, in Galilean telescope the final image is virtual and erect। फाइनल इमेज वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। नंबर 6 में कह रहा है कि पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी विच इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, पावर स्केलर क्वांटिटी और वो किसका डॉट प्रोडक्ट है। ये हमने मालूम कि पावर पी खुद बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम के, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये जनरल फॉर्म। अच्छा वर्क डन खुद किसके बराबर होता है, एफ डॉट एस के, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के टाइम से ऐसे डिवाइड हो रहा है। अच्छा अब ये जो इसमें एस अपॉन टी लिखा हुआ है, ये वाली पूरी टर्म, एस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, टी का मतलब है टाइम। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में क्या चीज आ जाती है भाई, वेलोसिटी। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि पावर पी बराबर हुआ किसके, एफ ऐसे ही रहा, डॉट ऐसे ही रहा, एस अपॉन टी की जगह क्या आ गया, वेलोसिटी वी। तो पावर डॉट प्रोडक्ट हुआ फोर्स और वेलोसिटी का, पावर डॉट प्रोडक्ट हुआ फोर्स और वेलोसिटी का। इसलिए हम इसमें ये सेलेक्ट कर रहे हैं कि पावर डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी का। MCQ नंबर 7 में पूछ रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड बैंड्स बाय थिन फिल्म्स ऑफ ऑयल और सोप सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द कंसिडरेशन ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म्स के जरिए प्रोसेस होता है। द सन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द प्लैनेट। सन, सन जो है वो प्लैनेट पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, इस चीज को ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे सन की। कीपिंग देम इन टू देयर, वो जो प्लैनेट्स पे सन ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है उससे प्लैनेट्स को वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करवाता है। ये इसका सही ऑप्शन है। अच्छा बेटा अगला सवाल है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे भाई, इसका आंसर 3 हो गया। ये मैंने किसी जगह पेपर में लिखा हुआ देखा, ये सवाल ऐसे 0.00250, वो आप जानते हैं कि ये जो डिजिट्स होते हैं नॉन जीरो डिजिट्स, उनसे पहले जीरोस को कोई काउंट नहीं करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप इज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। एक सिंपल सा प्रिंसिपल आप जानते हैं कि जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होती है उसमें हमें ज़्यादा लाइट गैदर करनी होती है, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में
जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो ज्यादा फोकल लेंथ का होता है, आईपीस लेंथ शॉर्ट फोकल लेंथ का होता है। ये काम किया जाता है जनाब किसमें, टेलीस्कोप में। तो बस अब इस तरह याद रखें कि माइक्रोस्कोप में इसका रिवर्स होगा। माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो शॉर्ट फोकल लेंथ होगा, आईपीस लेंस जो है वो ज्यादा फोकल लेंथ का होगा माइक्रोस्कोप के। अब आप टेलीस्कोप से याद रखें कि टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ज्यादा लाइट गैदर करने के लिए वो लेंस ज्यादा फोकल लेंथ का होगा। माइक्रोस्कोप में इसका रिवर्स चलेगा, तो माइक्रोस्कोप में आंसर ये होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव शॉर्ट फोकल लेंथ का होता है। अच्छा, और साथ में वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब उसमें कन्वर्जिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करें इसमें शॉर्ट फोकल लेंथ लिखा हो और कन्वर्जिंग प्रॉपर्टीज लिखी हो। नंबर थर्ड ऑप्शन है इसका सही। सेकंड में कह रहा है कि शॉर्ट फोकल लेंथ तो बट डाइवर्जिंग, तो कॉन्केव नहीं होता, कॉन्वेक्स होता है। इसलिए शॉर्ट फोकल लेंथ एंड कन्वर्जिंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग अ क्लोज पाथ, क्लोज के पाथ में कंजर्वेटिव फील्ड से जो वर्क डन होता है वो आप जानते हैं जीरो के बराबर होता है। अच्छा भाई, टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर थ्रोन अप विद द सेम स्पीड। दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों को सेम स्पीड से थ्रो किया गया, एक को 45 डिग्री के एंगल पर और एक को 60 डिग्री के एंगल पे। ठीक है जी। द रेंज ऑफ ए विल बी ग्रेटर, द रेंज ऑफ बी विल बी ग्रेटर, द रेंज ऑफ ए एंड बी विल बी सेम, द रेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ये बात आप जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम रेंज होती है वो 45 डिग्री के एंगल पर होती है। अब जो पहला ऑब्जेक्ट है ए, उसको फेंका गया 45 डिग्री से, इसका मतलब इसकी रेंज मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम का मतलब इसकी रेंज बी के मुकाबले में, ऑब्जेक्ट बी के मुकाबले में ज्यादा होगी। तो ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट कर लें जिसमें लिखा है द रेंज ऑफ ए विल बी ग्रेटर, ए की रेंज ज्यादा हो। एमसीक्यू नंबर 13, हाउ मच हाइट डज अ फ्री फॉलिंग बॉडी ऑफ मास, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 20 किलोग्राम्स के बराबर बराबर बता रहा है, कह रहे हैं कि 3 सेकंड के बाद वो कितनी हाइट जो है से पे जो है वो फॉल कर जाएगा, वो वैल्यू आपको बतानी है। मास आप जानते हैं इससे कोई ताल्लुक नहीं है फ्री फॉलिंग मोशन के अंदर। ऑब्जेक्ट का मास कम हो या ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में मास का कॉन्सेप्ट जो है वो कोई अप्लाई नहीं होगा। ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा हो कम हो वो एक ही एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जाएगा। अच्छा, अब इस तरह के जो सवाल हैं इसके लिए आप एक जनरल फॉर्मूला बना लें ताकि आप डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट करवाया करें। आप ये जानते हैं, जैसे मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूँ भाई, ये इक्वेशन आप सब जानते हैं, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप किया जाएगा, हाइट से ड्रॉप किया जाएगा तो इसमें पहला काम तो आप ये कर सकते हैं कि आप जानते हैं कि हाइट से ड्रॉप करने पर इनिशियल वेलोसिटी वी आई कितनी है, जीरो। ऑब्जेक्ट ड्रॉप करने का तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसका मतलब ग्रेविटी एक ही जगह पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो हाइट की फॉर्म में होगा। तो अब देखिए मैं इस फॉर्मूले को कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले को लिख रहा हूँ एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। कैसे भाई, वी आई की वैल्यू जीरो है, वी आई टाइम टी से मल्टीप्लाई हुआ, ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई। एक्सेलरेशन एक ही जगह पे जी पुट कर दिया, एस की जगह पे एच, एच बराबर है हाफ जी टी स्क्वायर। तो फ्री फॉलिंग बॉडी की हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला याद कर लें, एच बराबर होता है हाफ जी टी स्क्वायर के। वैल्यू पुट करवा दीजिए, हाफ मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाई बाय टाइम टी का स्क्वायर, लिखा हुआ है कितने सेकंड में, 3 सेकंड्स में, टाइम टी का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हाइट एच की वैल्यू आ जाएगी 44.1 मीटर। ये हमारा इसका आंसर हो गया। MCQ number 15. If the mass of a body suspended from a spring is doubled, the period of vibration of the body. If the mass of the body suspended from a spring, एक बॉडी जिसका मास, जो भी मास है जो सस्पेंड कर रहा है स्प्रिंग से, उसको हम डबल कर दें, ट्वाइस कर दें, पीरियड ऑफ वाइब्रेशन कितना हो जाएगा वो मालूम करना है। तो यार ये भी सवाल में आसानी से आप क्या कर सकते हैं, आप ये जानते हैं कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी बराबर होता है 2 बाय अंडर रूट एम अपॉन के। अब ये कह रहे हैं कि आपने वो जो मास था उस बॉडी जिसको आपने स्प्रिंग से सस्पेंड किया हुआ था उसको आपने डबल कर लिया, ट्वाइस कर लिया। देखिए मैं क्या चेंज करूंगा यहाँ पे भाई, चूंकि मास की वैल्यू को मिसाल के तौर पे ट्वाइस एम कर लिया, 2 टाइम्स कर लिया, डबल कर लिया, तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, इसको टी बार कर देंगे। कैलकुलेट कर लें यहाँ से वैल्यू, ये 2 रूट के साथ लिखा हुआ था इसको बाहर कर लीजिए,
बकिया पूरा फॉर्मूला ऐसे ही लिखने, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। अब ये बात आप जानते हैं कि ये पूरी वैल्यू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k बराबर है किसके, t के। इसका मतलब जो t बार होगा वो बराबर हो जाएगा √2 टाइम्स द प्रीवियस टाइम पीरियड। और इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये √2 1.41 ये आ जाएगा। अब ये 1.414 जो भी कह रहा है यहाँ से आप वैल्यू को सेलेक्ट करें। चलिए जी, MCQ नंबर 15। द रेशियो ऑफ द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क। काइनेटिक एनर्जी और वर्क जो दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, इन दोनों का रेशियो लें और इस रेशियो की डायमेंशन निकाल लें। काइनेटिक एनर्जी उसका रेशियो लें किसके साथ, वर्क के साथ। जो भी आंसर है उसकी डायमेंशन आप बता दें कि क्या हो। तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जूल्स यूनिट है, वर्क जूल्स यूनिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ना इसमें कोई यूनिट होगा ना इसमें कोई डायमेंशन होगी। इसका मतलब इसको देखें, ना डायमेंशन ना होने का मतलब क्या हुआ, जब मैं सबको कैंसिल करा दूंगा 1 बचेगा। ये लिख रहा है इसमें आंसर m⁻0 l⁻0 t⁻0। आप जानते हैं किसी भी चीज की पावर 0 होने का मतलब 1 होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे इस तरह से। अच्छा जी, MCQ नंबर 16। थोड़ी इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। या बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। एक बॉडी है जिसका मास m है, वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, कोलाइड कर रहा है एक स्टेशनरी बॉडी से जिसका मास ट्वाइस m है, 2m है, एंड कंबाइन टू फॉर्म वन बॉडी। कोलिजन से पहले दोनों बॉडीज अलग अलग थी, कोलिजन के बाद एक सिंगल बॉडी उन्होंने प्रोड्यूस कर ली है। द स्पीड ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद उनकी स्पीड की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। चलें भाई, इसको जरा सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तहत m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। अब मैं यहाँ पे ना कुछ वैल्यूज जरा लिख रहा हूँ, उनको देखिएगा भाई। हमारे पास जो पहला मास है, फर्स्ट मास, वो m1 नहीं है, उसने उस फर्स्ट मास को m लिखा हुआ है। ये देखें भाई, अब बॉडी ऑफ मास m पहला मास हो गया। वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो वेलोसिटी v ली हुई है इसने, u1 नहीं है, v के बराबर है। मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, u1 की जगह पे v लिख दिया। वो कोलाइड कर रहा है दूसरी ऑब्जेक्ट से जो स्टेशनरी बॉडी है। स्टेशनरी बॉडी का मतलब ये हो गया कि दूसरी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u2 बराबर हुआ किसके, 0 के। एंड मास, और उसका जो मास m है, जो उसका मास m होना चाहिए था m2, उस m2 की वैल्यू बता रहे पिछले वाले मास का ट्वाइस है, 2m। एंड कंबाइन टू फॉर्म वन बॉडी। कोलिजन के बाद दोनों एक ही बॉडी बन गई। एक ही बॉडी बनने का मतलब है कि जो v1 की वैल्यू है वही वैल्यू किसकी है, v2 की। जो v1 की वैल्यू है वही वैल्यू किसकी है, v2 की। तो मैं क्या करता हूँ, इस v1 और v2 को बराबर ले लूंगा v बार के। v इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ऑलरेडी v से u1 को रिप्रेजेंट कर चुका है। देखें भाई जरा, m1 की जगह पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो उन्होंने गिवन है उसका मास स्मॉल m है, u1 की जगह पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी v ली हुई है, प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट का जो मास है, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास वो 2m है। इस m2 की जगह पे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2m। मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, देख लें सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u2 की वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू m1 की जगह पे फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास m है। कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट एक ही कंबाइन करेगा तो दोनों की वेलोसिटी एक ही होगी, तो v1 की जगह पर भी v बार। हाँ भाई, m2 सेकंड ऑब्जेक्ट के मास की जगह पे लिखा मैंने 2m, क्योंकि सेकंड ऑब्जेक्ट का मास 2m है। इसकी वेलोसिटी भी कितनी है, v बार। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास mv रह गया। 2m को 0 से मल्टीप्लाई कर 0 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें से हमने v बार कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बच गया m प्लस 2m। v बार को कॉमन ले लिया, mv ऐसा ही रहा, ऐड कर लीजिए, ये हो गया 3m v बार। इस mv को ऐसे ही छोड़ दें, ये v बार इधर ये 3m इधर v बार से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर लें। सॉल्व करके आपको v बार की वैल्यू पता चल जाएगी। इस m से m कैंसिल,
इसका मतलब v बार बराबर हो गया v अपॉन 3 के, यानी जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी v, उसको 3 से डिवाइड कर, यही हमारे पास इसका आंसर है। अच्छा जी, द एंगल सबटेंडेड एट इट्स सेंटर बाय एन आर्क हुज लेंथ इज डबल द रेडियस, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 114.6 डिग्री के बराबर।